नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। गोंडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। गोंडा में तेज रफ्तार का यह कहर देखने को मिला। हादसे की तस्वीरें आपके सामने है। एक कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद से कार ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं। देखिए, तेज रफ्तार ये कार मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारती है और उसके बाद जो कार है वो भी अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ किनारे पर जा लगती है। उसके बाद से कार से शख्स बाहर भी निकलते हैं और देखते हैं कि मोटरसाइकिल सवार की हालत कैसी है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल जो सवार है वो धीरे से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखें तो गलती मोटरसाइकिल सवार की ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कार सवार है, जो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो अपनी लेन में चल रहे, जबकि मोटरसाइकिल सवार दूसरी लेन में जाता है। खबर लखनऊ से। नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और केजीएमयू के लिम्ब सेंटर में बराबर में यह अतिक्रमण हटाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान। लिम्ब सेंटर के गैस प्लांट के बराबर में चाय की कैंटीन चल रही थी और अवैध रूप से ये चाय की कैंटीन चल रही थी, जिस पर चला है पीला पंजा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई लगातार चल रही है और इसी कड़ी में एक चाय की दुकान जो अवैध रूप से चल रही थी उस पर कार्रवाई हुई। हालांकि एक इसको देखने का एक नजरिया ये भी, एक सवाल ये भी है कि जो चाय की दुकान चला रहे हैं या रेहड़ी पटरी वाले हैं, ना उनकी इतनी कमाई होती है, ना उनके पास कोई जगह है, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो दुकान खरीद कर चलाएं। तो ऐसे में क्या थोड़ा रहम दिखाया जा सकता, थोड़ी उनकी मदद की जा सकती थी, उनको प्यार से कोई उनका ठेला जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाया जा सकता था। फिलहाल तो जो नगर निगम ने उसने कार्रवाई की है। जो सामान था वो भी आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से डंपर में रखा गया है, उसको तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। हालांकि जो दुकान संचालक था वो बेहद नाराज, बेहद गुस्से में। लेकिन सवाल ये भी है कि अवैध अतिक्रमण वो भी अपने आप में गलत है। हाथरस केस में सूत्रों के हवाले से अब आपको देंगे बहुत बड़ी खबर। एसआईटी ने गृह विभाग को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये सूत्र दे रहे हैं जानकारी। गृह विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने गृह विभाग को ये रिपोर्ट सौंपी है, तो ऐसे में आज हाईकोर्ट में पेश की जा सकती है। सरकार अपना पक्ष कोर्ट में रखने वाली है, तो ऐसे में इस रिपोर्ट को सौंपा जा सकता है कि हमने ये जांच करवाई है। और ये भी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको दे दें कि रिपोर्ट में जिलाधिकारी पर कार्रवाई के संकेत हैं। जिलाधिकारी पर कार्रवाई संभव है। गृह सचिव भगवान स्वरूप ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ऐसे में अब ये सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज के दिन। हाथरस कांड में पीएफआई कनेक्शन का मामला है। चारों आरोपियों की रिमांड की मांग अब यूपी एसटीएफ करने वाली। चारों आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी यूपी एसटीएफ। हाथरस कांड में पीएफआई कनेक्शन के मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं आरोपी, उनकी रिमांड की मांग करेगी एसटीएफ। एसटीएफ मथुरा कोर्ट में ये रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी। जो खबर मिल रही है कि मथुरा कोर्ट में एसटीएफ अपनी रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी कि इन आरोपियों को उन्हें सौंपा जाए, उनसे पूछताछ करेगी एसटीएफ। मथुरा में आपको बता दें कि चारों आरोपी पकड़े गए थे। हाथरस कांड में पीएफआई कनेक्शन और फंडिंग को लेकर ही पूछताछ की जाएगी, क्योंकि करोड़ों का कहा जाए कि करोड़ों की फंडिंग हुई। अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देशों से पैसा जुटाया गया कि कैसे हाथरस में माहौल बिगाड़ा जाए, मामले को सांप्रदायिक बनाया जाए, वहाँ पर दंगा भड़काया जाए। और इस मामले में एसटीएफ करेगी अब पूछताछ, क्योंकि जो आरोपी हैं वो इस वक्त मथुरा जेल में बंद हैं। राज्यसभा चुनाव में प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने का मामला है और प्रकाश बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रकाश बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। प्रकाश बजाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रकाश बजाज का नामांकन रद्द कर दिया था। फॉर्म में कई सारी खामियों के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने ये नामांकन खारिज किया। और आज आपको बता दें कि नाम वापसी का आखिरी दिन है और 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को निर्विरोध चुनने का
ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बीच में प्रकाश बजाज जो कि शुरुआत से कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो पर्चा खारिज किया वो सही नहीं है, और ये भी उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन इस बीच में आपको बड़ी खबर देते हैं कि प्रकाश बजाज गए सुप्रीम कोर्ट। राहत कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि संभावनाएं उनको राहत मिलने की बेहद कम है। आपको बता दें कि प्रकाश बजाज जो कि सपा समर्थित थे, लेकिन ऐन वक्त में जो घटनाक्रम घटा उसमें ऐसा लग रहा था कि प्रकाश बजाज शायद राज्यसभा पहुंच जाए, जबकि बसपा कैंडिडेट शायद रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका पर्चा खारिज कर दिया क्योंकि फॉर्म में खामियां थी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, तो अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अविनाश आप ही के पास आना चाहता हूं। अविनाश, दर्शकों को बताएं कितने बजे सुनवाई है और क्या उम्मीद कर रहे हैं प्रकाश बजाज? देखिए राजीव, अगर बात करें तो प्रकाश बजाज ने 30 तारीख को चुनाव आयोग में भी अपनी याचिका दायर की थी। चूंकि 30 तारीख को चुनाव आयोग में छुट्टी थी, उसके बाद सैटरडे संडे पड़ गया, इस वजह से चुनाव आयोग ने उस शिकायत पर अभी तक कुछ कमल नहीं किया है। आज चुनाव आयोग खुला है, चुनाव आयुक्त तो बैठेंगे तो उनकी शिकायत पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, कोई आदेश दे सकते हैं। वही अगर बात करें प्रकाश बजाज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल के लिए है। अगर बात करें तो प्रकाश बजाज की याचिका पर सुनवाई को लेकर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बैठेंगे तब वो देखेंगे कि कितने बजे इनकी सुनवाई करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए अपनी याचिका दाखिल किया है। तो लिहाजा इस पर जैसे सीजीआई बैठेंगे उसके बाद ये डिसीजन होगा कि कौन सी बेंच इनकी सुनवाई करेगी और कितने बजे करीब ये सुनवाई होगी। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव भी जुड़े हुए लखनऊ से। अनुभव, सुप्रीम कोर्ट में मामला जरूर पहुंचा हुआ है, लेकिन इस बात की संभावनाएं कितनी है, असर कितना पड़ सकता है, क्या असर पड़ने की संभावनाएं है? क्योंकि नाम वापसी का आखिरी दिन है, उसके बाद अब शाम को जो है हो सकता है कि प्रमाण पत्र भी बांटे जाए, निर्विरोध चुने जाए, तो ऐसे में किसी तरह का कोई असर पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग से इन चुनावों पर? देखिए, जो संविधान के जानकार हैं, हमने उनसे जब बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब कोई इलेक्शन के लिए अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसका अगर कोई भी मामला इस तरह का आता है, कहीं पर विवाद होता है, तो वो इलेक्शन पिटीशन में जाती है। और यही वजह है कि पहले जो प्रकाश बजाज कह रहे थे कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, जब उन्होंने सलाह ली वकीलों से तो सबसे पहले वो कहाँ गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए, वहाँ उन्होंने अपनी पिटीशन दायर कर दी है। जैसा अविनाश बता रहे हैं कि 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए उस पिटीशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आज ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए राजीव महत्वपूर्ण है कि आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस होने हैं। 10 सीटों पर 10 उम्मीदवार हैं, और ऐसे में अगर हम बात करें तो अब नाम वापसी की जब समय सीमा बीत जाएगी तो सबका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। यानी यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा। 9 नवंबर को जो वोटिंग होनी थी वो वोटिंग नहीं होगी, और आज जब 3 बजे का समय बीत जाएगा तब सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, मतलब वो राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, और उसके बाद ही उनको जीत का सर्टिफिकेट भी आज दे दिया जाएगा। यही वजह है कि प्रकाश बजाज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, ताकि उससे पहले 3 बजे से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश देता है तो वो थोड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जो जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट इस तरह के मामलों में यही कहता है कि आप इलेक्शन पिटीशन में जाइए, इलेक्शन कमीशन में अपनी मांग रखिए। जी, अनुभव आपका और अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग जो है आपको बता दें कि लगाई जरूर गई है, लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज। आजम खान की बहन के घर पर निगम की कार्रवाई, घर खाली नहीं करने पर निगम ने सील कर दिया घर को। लखनऊ से बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ से आपको बता दें, आजम खान की बहन के घर पर निगम की ये कार्रवाई, घर खाली नहीं किया लिहाजा सील कर दिया गया है। निगम ने पहले ही घर को खाली करने के लिए नोटिस दिया था और अपात्र होने के बावजूद मकान को आवंटित किया गया था। शैलेश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, पूरा का पूरा मामला समझाइए कि आजम खान की बहन के पास कौन सा आवास था, खुद का था, ये सरकारी मिला था, कब नोटिस दिया गया, किस सिलसिले में नोटिस दिया गया, सारी जानकारी दीजिए। राजीव, देखिए, पहले तो हम ये दर्शकों को बताएंगे कि ये मकान जो है वो सील नहीं किया गया, बल्कि नगर निगम ने उसका आवंटन निरस्त करके अपने कब्जे में ले लिया है अब इस मकान को, और अपना कर लिया है। देखिए, अगस्त में नगर निगम की तरफ से जो आजम खान की बहन है उनको एक नोटिस दिया गया और उनसे कहा गया कि ये जो आवास है
बहुत बड़ा आवास है, ये हजारों वर्ग फीट में बना। ये आवास उनको गलत तरीके से आवंटित किया गया है और इसके बाद उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उनकी तरफ से भी पत्र भेजे गए और अंततः ये पाया गया कि जो उनको मकान आवंटित किया गया था वो अपात्र थी उसके लिए, उनको वो मकान नहीं मिलना चाहिए था जो सालों से उनके पास था। और इसी आधार पर आज से लगभग 20-25 दिन पहले नगर निगम ने उस मकान के आवंटन को निरस्त किया और आवंटन निरस्त करने के बाद एक बार फिर से आजम खान की बहन को, जो वैसे रामपुर की निवासी हैं, उनको ये नोटिस भेजा कि 15 दिन में इस मकान को वो खाली कर दें। क्या आजम खान की बहन वहां पर रह रही थी और क्या सपा शासन काल में उनको ये मकान आवंटित हुआ था? बिल्कुल निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि सपा की सरकार में ही आवंटन हुआ था। और दूसरी चीज ये भी बताई जा रही है कि आमतौर पर जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे उनकी बात करें तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर अक्सर ही आजम खान आने से रुका करते थे, यहाँ पर रहा करते थे और इसी आधार पर ये देखा गया बाद में कि जो आजम की बहन है वो वहाँ पर अमूमन नहीं रुका करती थी, जैसा वहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों को भी सूचना मिली। और इन्हीं चीजों को आधार लेते और सबसे बड़ा आधार ये कि वो उसके लिए पात्र नहीं थी, तब भी उनको आवंटित किया गया था। इन चीजों को आधार बनाते हुए उसका आवंटन निरस्त किया गया। बहुत बड़ी कार्रवाई में ही देखिए। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये है कि मकान का आवंटन रद्द कर दिया गया है, ये अब सरकार के पास चला गया क्योंकि सरकार की संपत्ति। लेकिन सवाल ये, क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने एक अपात्र को ये मकान आवंटित कर दिया? अब खबरों में बढ़ रहे हैं आगे। आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगी अनु टंडन। लखनऊ में अखिलेश यादव उनको सदस्यता दिलाने वाले हैं। कांग्रेस की बड़ी बड़ी लीडर, बड़ा चेहरा रहे हैं, जो है ये सांसद रही है। लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी की साइकिल पर करीब 2 बजे चढ़ने वाली हैं। अब साइकिल चलाएंगी भी। अब टंडन के साथ कई समर्थक भी साइकिल पर सवार होने वाले हैं। सदस्यता लेने से पहले लखनऊ में पोस्टर लगे हैं जो आप देख रहे हैं कि अब मैंने ठाना है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अनु टंडन के नाम से पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली हैं और आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर वो अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा ज्वाइन करेंगे। उससे पहले अनु टंडन की तरफ से शहर के कई इलाकों में इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं और सपा दफ्तर के बाहर भी ये बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की फ़ोटो, अनु टंडन की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ अब मैंने ठाना है अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी तरह के पोस्टर आपको पार्टी कार्यालय के आसपास मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट से आएंगे लखनऊ की तरफ तब भी आपको ये होर्डिंग और बैनर तमाम जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। दरअसल एक हफ्ता पहले अनु टंडन ने प्रदेश संगठन से नाराज़ होकर कांग्रेस छोड़ दी थी और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगी और आज उसकी औपचारिक घोषणा खुद अखिलेश यादव करेंगे पार्टी कार्यालय में। लेकिन बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में जो दूसरे दल हैं वहाँ के जो लीडर हैं, चाहे वो पूर्व सांसद हों चाहे वो विधायक हों, उनको अपने पाले में लाने में जुटे हैं और समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि 2022 के चुनाव में अलग अलग जातियों के नेता जब पार्टी में आएंगे तो इसका फ़ायदा उनको चुनाव में ज़रूर मिलेगा। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। मतलब मायावती ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने निशाने पर लिया है समाजवादी पार्टी को, निशाने पर लिया है कांग्रेस को और निशाने पर लिया है बीजेपी को। इस दरमियान मायावती ने एक एक करके समाजवादी पार्टी, इसके साथ साथ बीजेपी को टारगेट किया। सपा के अलावा बीजेपी और कांग्रेस पर खूब बरसी आज मायावती। क्या क्या बड़ी बातें रही मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मायावती ने जो बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। मायावती ने कहा कि सपा के एमएलसी को किसी भी हालत में वो जीतने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी से गठबंधन को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। जो 6 प्रमुख बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी को सीधा सीधा टारगेट किया है, हमने बीजेपी से कोई गठबंधन किया नहीं। दरअसल जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मायावती की, उसमें ऐसा लगा और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं थी कि यह स्पष्ट संकेत है कि अब बसपा बीजेपी का गठबंधन, क्योंकि बीजेपी ने नवा कैंडिडेट उतारा नहीं यानी और बसपा ने उतारा यानी कि बीजेपी का समर्थन। और इस बीच में आपको ये बता दें कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है सपा को उसके दलित विरोधी कृत्यों का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही
आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे हैं। अकेले मैंने बीजेपी की बात नहीं कही थी। यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे, लेकिन सपा के दूसरे खड़े किए गए एमएलसी के प्रत्याशी को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। तो मायावती की एक ही बात, बस सपा को हराना है। अब एक छोटा सा ब्रेक।